हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। अगर इस टॉपिक की बात करें बच्चों तो इस टॉपिक में थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है। थोड़ी ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इसको शॉर्ट में डिस्कस करें और आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दें। तो उसी टाइप से बच्चों हम यहाँ पे जो इनके मेन पॉइंट हम उनको डिस्कस कर रहे हैं और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको हैंड रिटन नोट्स में मिलेगी। फिर भी अगर आपको बच्चों थोड़ा बहुत लग रहा है थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट और था तो हम आसानी से इसको समझ पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी के जो बुक के जो पेज नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक बार आप बच्चों को रीड कर लोगे तो फिर ये टॉपिक पूरा आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम क्या करेंगे, जो आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको डायग्राम की हेल्प से और मैथ्स की हेल्प से पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और डाउट आपके नहीं रहेगा। आइए बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले अगर बच्चों बात करें हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर डेफिनेशन ही है। ठीक है, कंडक्टर की डेफिनेशन देखेंगे अभी और कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी वो भी देखेंगे। जो आपने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी लिख रखी है, एक प्रॉपर्टी इस साइड है, 5 प्रॉपर्टी हो जाएगी। और फिर हम बात करेंगे इंसुलेटर की और फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज। फिर इन प्रॉपर्टी को टोटल डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल बच्चों कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कंडक्टर क्या है, देखो कंडक्टर क्या होता है, द मटीरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली। मतलब जो मटीरियल इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली फ्लो होने दे उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर इसका अपोजिट होता है। ठीक है, अब ये कंडीशन होती क्यों बच्चों, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए आइए, तो हम ले रहे हैं दूसरे बोर्ड की हेल्प। देखो बच्चों, अब हम दूसरे बोर्ड की हेल्प ले रहे हैं। देखो, इससे हम पूरा टॉपिक अभी डिस्कस कर लेंगे। कंडक्टर इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है और फ्री चार्ज क्या होता है, बाउंड चार्ज क्या होता है। देखो देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या है, एटम्स है। ठीक है, सब में एटम्स होते हैं। तो इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक तो उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक, डिस्टेंस ज्यादा है। दूसरा कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और एक कंडीशन ये भी है कि होता क्या है बच्चों, जो रूम टेम्परेचर होता है कंडक्टर में, क्या होता है कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस जो एक तरीके से सेल का इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी बच्चों कि ये क्या हो जाएगा, इससे फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरे कंडक्टर के अंदर क्या होगा, फ्री मोशन करेगा। तो रैंडम मोशन करेगा पूरे कंडक्टर में, फ्री और रैंडम मोशन करेगा। तो इस टाइप के चार्ज को, जिस पर अब कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, इस टाइप के चार्ज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, जिस पर कोई अट्रैक्शन पावर नहीं लग रही न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है उसकी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फ्री चार्ज। और जो बच्चों इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या कर रहा है, न्यूक्लियस का नाम रोटेट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, बाउंड चार्ज बोलेंगे। जो फ्री हो गया उसे बोलेंगे फ्री चार्ज और ये है बाउंड चार्ज। ठीक है, अब हम बच्चों कंडक्टर में एक्चुअल रोल किसका होता है, जो फ्री चार्ज होता है उसका रोल होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्री चार्ज की। देखो, अब देखो बच्चों फ्री चार्ज की बात करते हैं, कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बहुत ज्यादा है बच्चों, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है बच्चों वो है रैंडम। ठीक है, रैंडम मोशन है तो इस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। और यही आपका मेन एक पॉइंट यहाँ पे जो वर्ड आया है वो इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी टाइप का करंट फ्लो नहीं होगा, ना तो उसके सरफेस पर करंट फ्लो हो रहा है, ना उसके इनसाइड करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का है रैंडम मोशन, एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं इधर जाऊंगा, एक कह रहा है मैं इधर जाऊंगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, इस टाइप से रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन कंडीशन में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, तो इसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात होगी। अब इंसुलेटर में होता है क्या, देखो थोड़ा सा और बात करते हैं कंडक्टर की। जैसे आप बच्चों यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करोगे तो होगा क्या, वोल्टेज अप्लाई करते ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि इस पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो वही क्या आपके चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, चार्ज को कैरी करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन इंसुलेटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इस कंडीशन में जो आपका करंट फ्लो नहीं होता। मेन रीजन ये है, इंसुलेटर के जो एक तरीके से आप बोल सकते हो आउटर का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एटम के जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, उनका अट्रैक्शन पावर न्यूक्लियस के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो रही, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इस कंडीशन में आप वोल्टेज अप्लाई करोगे लेकिन चार्ज को कैरी करने वाला कोई है नहीं, तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये बात हुई इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस, प्लस हमने फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज की बात कर ली। अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी। देखो मेन टॉपिक आपका यही है, क्या है बच्चों प्रॉपर्टी,
अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जो हमने डिस्कस कर ली थी, कौन सी कंडीशन होती है, कंडक्टर के इनसाइड और सरफेस पर किसी टाइप का जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में। फिर देखते हैं, देखो, द कंडक्टर हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो हम कंडक्टर की कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टी देख रहे हैं बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, यानी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। आइए इसको प्रूव करते हैं डायग्राम की हेल्प से। देखो, अब आपने अभी बच्चों हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है, इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है, तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन ही ये बता रहा है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, जीरो है। ये खुद बता रहा है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती बच्चों इनसाइड, तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करेंगे, फिक्स डायरेक्शन मोशन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो हमारा जो आपने इलेक्ट्रोसिटी कंडीशन उसका क्या होगा, अपोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोसिटी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो एक्चुअल में स्टैटिक कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इनसाइड कंडक्टर के इनसाइड कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर भी दिया तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सब नेगेटिव चार्ज जो था आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव लेयर बना ली, ठीक है। कंडक्टर के इस साइड नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी और इस साइड पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कंडक्टर के इन साइड ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। जितना आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करोगे, लाइट आ गई बच्चों, जितनी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होके करोगे, उतना ही जो आपका इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू का इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल आउटसाइड यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर जो ये चार्ज इस टाइप से अरेंज हो चुके हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है। तो एक कंडीशन में ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंडक्टर के अंदर जीरो होगा, ठीक है। ये बात हो गई, क्योंकि आप जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो उतने अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज की लेयर बना रही है, पॉजिटिव चार्ज की लेयर बना रही है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो दोनों वैल्यू इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस टाइप से हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो गया। और देखो बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या है, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। देखो इसको इसको बात करते हैं, सेम प्रॉपर्टी बच्चों, सेम प्रॉपर्टी। अगर देखो हम इसका थोड़ा सा ना उल्टा लेके चलेंगे, हम बोलेंगे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्वेश्चन बोला है कि ये चार्ज कंडक्टर है, जी ठीक है, इस चार्ज कंडक्टर की वजह से जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल होगी सरफेस के। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम करेंगे अगर मान लो नॉर्मल नहीं होगी तो कौन सी डायरेक्शन होगी, अगर नॉर्मल नहीं होगी तो डायरेक्शन होगी अलोंग अलोंग द मतलब टेंजेंट डायरेक्शन होगी, टेंजेंट डायरेक्शन होगी, तो इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस टेंजेंट लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन मोशन करेंगे और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अंदर अपने आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर रहे, नॉर्मल ये चार्ज कंडक्टर आपका, ये चार्ज कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर हम ये बोल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज मतलब इसका मतलब ये है, इस चार्ज कंडक्टर के अंदर अपने आप करंट फ्लो हो रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब चार्ज कंडक्टर था, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो, सरफेस की क्या हो, नॉर्मल हो, ठीक है। चार्ज कंडक्टर के जो सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉर्मल होगा, या तो टेंजेंट डायरेक्शन होगा या नॉर्मल होगा। तो टेंजेंट डायरेक्शन होगा तो जो आपका कंडक्टर है उसके अंदर अपने आप करंट फ्लो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कौन सी कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। इसका मतलब बच्चों ये हो रहा है कि जो आपका चार्ज कंडक्टर है उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन है, सरफेस के नॉर्मल। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट क्या बच्चों, थर्ड आपका पॉइंट है द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट हैव एनी एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। यानी ये बोल रहा है कि जो चार्ज है मतलब कंडक्टर है उसके इनसाइड कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। देखो इसको हम प्रूव करते हैं गॉस लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो बच्चों अगर आपने गॉस लॉ का यूज करेंगे इस टॉपिक में तो हमारा टॉपिक इजी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें चार्ज कंडक्टर है, ठीक है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, रेडियली आउटवर्ड। अब देखो अगर हम एक गाउसियन सरफेस कंसिडर करें, तो इस गाउसियन सरफेस की बात करें तो गाउस लॉ से जो फ्लक्स इससे जो पास हो रहा है, ठीक है, वो फ्लक्स क्या होगा, ई ds, ई डॉट ds का सरफेस का इंटीग्रेशन समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी आपने डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट में कि जो कंडक्टर है जब चार्ज उससे मत नहीं हो, लेकिन उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू जीरो होगी, ओवरऑल वैल्यू जीरो होगी तो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी समेशन क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यानी टोटल जो चार्ज है यहाँ पे, उनकी टोटल चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव है, ऐसा तो है नहीं, चार्ज तो है लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ओवरऑल वैल्यू क्या चार्ज की, जीरो है। तो ये आपने गाउस के लॉसेस को डिस्कस कर लिया, ठीक है। वापस से देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो तो समीशन क्यू की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब जो आपका कंडक्टर है उसके इनसाइड कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। अब देखो बच्चों फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज constant throughout the volume of the conductor and has the same value as inside on its surface। इसको भी हम बच्चों डायग्राम और मैथ्स की हेल्प से अभी प्रूव कर देंगे। देखो अभी हम देखते हैं, ठीक है, ये हम डायग्राम कर रहे हैं इमेज। अब देखो ये आपको इंफॉर्मेशन नोट्स में प्रोवाइड है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर कंसिडर कर लो, ठीक है। तो उस कंडीशन हमें पोटेंशियल की वैल्यू प्रूफ करनी है कि जितने सरफेस पर उतनी क्या है, इनसाइड है, ठीक है। टाइप से आपके पास क्या है, चार्ज कंडक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सरफेस के नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो दो प्रोसेस करनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, वर्क डन किया। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स की जो एंगल है इनके बीच का कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो आपका जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, वर्क डन क्या होगा, एफ डी आर, ठीक है, एफ डी आर कोस 90 मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, और आप टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर तो कोस 90 आ गया, कोस 90 वैल्यू जीरो होती है। इस कंडीशन में टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। ये चीज जीरो आ गई। अब बच्चों हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जो आपका वर्क डन है अपॉन टेस्ट चार्जेस को आप लेके जा रहे हो, उनका रेशियो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा। आपका वर्क डन स्मॉल है तो पोटेंशियल भी, आपका जो वर्क डन है वो स्मॉल है तो पोटेंशियल भी स्मॉल होगा। अब आपने क्या बोला, वर्क डन जीरो हो गया, तो एक्चुअल में जो पोटेंशियल में डिफरेंस वो भी जीरो हो गया। इसका मतलब ए पॉइंट में जितना पोटेंशियल है उतना बी पॉइंट में पोटेंशियल है। तो ये एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। यानी पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, जीरो, यानी पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है। ए पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल बी पॉइंट पर है, तो उनका डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। ये प्रूफ हो गया एक तरीके से। अब ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि जितना सरफेस पर है आपका पोटेंशियल उतना ही इनसाइड होगा, ठीक है। वो देखते देखो कैसे। हम बच्चों बात कर रहे हैं, देखो इनसाइड हमें ये तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और अब हम क्या करें, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो देखो इसको हम इरेज करें, देखो ठीक है। ये तो एक चीज प्रूफ होगी, सरफेस पर पोटेंशियल वैल्यू क्या है, सेम है। अब देखो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस बी टू ए, ठीक है, ई डॉट डी आर। अब आपने क्या बोला, आपने बोला इनसाइड, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या पूरी क्या हो जाएगी, देखो ये जीरो होगा, ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ए पॉइंट और बी पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब ए पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल बी पॉइंट पर होगा। तो हमने स्टेप से मैथ्स की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से इसको प्रूफ कर दिया कि जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही कंडक्टर के हर पॉइंट इन साइड पर जो भी पॉइंट है उस पर पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे पोटेंशियल v है तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, v होगा, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट हम डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करें बच्चों 5 नंबर पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक टॉपिक देखेंगे। देखो अगर हम बात करें
फिफ्थ नंबर पॉइंट की देखो, फिफ्थ नंबर पॉइंट आपका क्या बोल रहा है? फिफ्थ नंबर पॉइंट ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज E vector is equal to sigma upon epsilon naught n cap, where sigma is the surface charge density and n cap is the unit vector normal to the surface in the outward direction. तो आइए इसको प्रूव करते हैं डायग्राम की हेल्प से, प्लस मैथ्स की हेल्प से, प्लस फिजिक्स की हेल्प से। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज आपके कंडक्टर पर आपने दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चों? सिग्मा है। अब हमें देखो करना क्या है, हमें ये प्रूव करना है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, ठीक है। और इस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की जो ये एक तरीके से आपका सरफेस है, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो कितना है? ds है। ओके, एरिया ds है और एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या है बच्चों? आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन होती है। एरिया वेक्टर क्या था? सरफेस पे नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल हो गया। और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्यों? क्योंकि आपको पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों डायरेक्शन सेम होगी, तो दोनों डायरेक्शन सेम होगी, तो एंगल कितना है बच्चों? एंगल हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गॉस लॉ की हेल्प लेंगे। देखो, गॉस लॉ की हेल्प से हमें क्या पता बच्चों, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है बच्चों। आपको हमें ये बताया, देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन क्यू अपॉन जितने सरफेस पर ये चार्ज है उस सरफेस का एरिया, यानी ds। तो समेशन क्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चों? सिग्मा ds। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। देखो, अब इसकी बात करें, इसको अगर हम सोल्व करें, देखो E डॉट ds की बात करें, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ई डी एस क्या हो जाएगा बच्चों? ई डी एस हो जाएगा कोस 0 डिग्री। समेशन क्यू की वैल्यू आपने यहाँ से देखो क्या निकाली? सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। देखो, ठीक है, ये कैसे आई? इतने से जो सरफेस पर टोटल चार्ज है वो है समेशन क्यू, और इस सरफेस का जो एरिया वो क्या है? ds है। दोनों का रेशियो करोगे तो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, और इस टाइप से सिग्मा आपकी समेशन क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली बच्चों। अब देखो पूरे सरफेस पर, ऊपर वाले सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बच्चों? सेम है। तो इस कंडीशन में ds है आपका, और cos जीरो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो, अब बच्चों हमने क्या किया, हमने पूरे सरफेस का एरिया ds कंसिडर कर लिया, तो इसका इंटीग्रेशन ds के इक्वल ही आएगा। इंटीग्रेशन क्या करता है? स्मॉल वैल्यू को ऐड करता है। हमने पूरे सरफेस का एरिया ले लिया, ds ले लिया, तो पूरे का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या आएगा? ds ही आएगा। तो ई डी एस सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये से ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या आ गई? देखो बच्चों, ओवरऑल आपकी वैल्यू आ रही है E इज इक्वल टू, देखो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म लोगे तो यहाँ पे एन केप आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया, लास्ट पॉइंट, ठीक है। इस टाइप से तो यहाँ पे हमने बहुत सारी सिचुएशन लिए। देखो कैसे, आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए सर आपने सिलेंडर लिया तो आपकी सभी सरफेस की बात होनी चाहिए। तो बच्चों, सभी सरफेस की बात कैसे होगी बताओ? जो इन साइड, जो आप इस कंडक्टर के अंदर वाला जो आपका गाउसियन सरफेस है, उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी नहीं। वहाँ पे जो आपका फ्लक्स वैल्यू क्या होगी? फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। खाली आउटसाइड का जो आपका गाउसियन सरफेस है उस पर फ्लक्स की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और और यही आपका क्या है? 0 आ रहा है, और बाकी जो सरफेस उस पर कंडीशन क्या है? 90 डिग्री है, तो ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला आपका लगेगा, और आपने पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। इस टाइप से आपका टॉपिक हो गया। अब एक बच्चों टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो आपके नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा बच्चों। अगर बच्चों उसकी बात करें तो देखो, नॉर्मल क्या होता है कि कोई आपका ऐसा मटेरियल या ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो क्या हो रहा है? खराब हो रहा है, तो उसे हमें प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक कंडक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। कंडक्टर के अंदर हमने क्या बना ली? कैविटी बना ली। उस कैविटी के इनसाइड अगर आप क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो जो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, तो उसको हम कहाँ पे रख देंगे? इस टाइप के कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर रख देंगे, ठीक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होगा, बच जाएगा। और आउटसाइड कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, आउटसाइड कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके प्रेजेंस में, आउटसाइड जो चार्ज है उसके प्रेजेंस में इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आपका नॉर्मल टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और अगर इसको हम देखो नॉर्मल जनरल, मतलब नॉर्मल बात करें, जैसे बच्चों हमारी मदर है, वो मतलब अचार बनाते हैं ना, अचार बनाते हैं, तो उस कंडीशन में उस अचार को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं?
अचार को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा उस पर ऑयल डाल देते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल डाल देते हैं तो क्या होगा, जो आपका अचार है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। एयर के कांटेक्ट में नहीं आया तो उस कंडीशन में उसकी रिएक्शन नहीं हुई और अचार खराब नहीं हुआ। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है कि कोई मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसे हमें बचाना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। तो उसकी क्या कंडीशन है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? कंडक्टर के अंदर एक कैविटी बना लो, एक होल बना लो, उसके अंदर आप अगर ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, और चाहे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे भी बच जाएगा। और ये प्रॉपर्टी बच्चों हमारे मेन काम आती है। जैसे मान लो कि कहीं क्या बिजली गिर रही है, ठीक है, बिजली गिरी तो उस कंडीशन क्या होगा, का आप क्या करो, अगर आप कार या बस के अंदर बैठ गए और जो कार है या बस है उसके जो आउटर सरफेस है अगर उस पर बिजली अगर गिरेगी तो भी आप बच जाओगे। क्यों? क्योंकि जो कार और बस क्या कंडक्टर है, कार बस क्या कंडक्टर है, उसके जो सरफेस है उस पर कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कितना ही चार्ज हो, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो हम उस कार के अंदर बैठ के, बस के अंदर बैठे हम बच जाएंगे, ठीक है। जो बिजली गिरेगी तो उस जो पूरा चार्ज वो कार के सरफेस पर आ जाएगा और आप अंदर बैठे हो, एक्चुअली में आप किसके अंदर बैठे हो, कंडक्टर अंदर कैविटी के अंदर बैठे हो, आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। ये प्रोसेस होती है बच्चों हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।